आदित्य और छाया दोनों नवविवाहित जोड़े थे। छाया का मायका गांव में था और ससुराल शहर में। एक बार आदित्य बड़े खुश होकर छाया से कहता है, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर आज तुम्हें तुम्हारे मायके घुमा कर लाता हूँ। छाया यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, सच सच में तुम चल रहे हो या फिर से कोई मजाक कर रहे हो? इस पर आदित्य कहता है, अरे नहीं बाबा, इस बार मैं सच में चल रहा हूँ, तुम अपने मम्मी पापा से मिल लेना और मैं गांव घूम लूँगा। छाया खुश होकर जल्दी से तैयार होने के लिए चली जाती है। फिर दोनों अपनी प्यारी और इकलौती कार में बैठकर गांव के लिए निकल पड़ते हैं और खुशी खुशी 2 दिन गांव में कब बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। रविवार की शाम को आदित्य छाया से कहता है, छाया अब हमें निकलना होगा क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस ज्वाइन करना है। छाया ठीक है बोलकर चलने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों सबसे विदा लेकर खुशी मन से कार में बैठकर चल देते हैं। रास्ते में चलते चलते आदित्य अपनी कार को शॉर्टकट के लिए जंगल की ओर मोड़ देता है। इस पर छाया कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं, रात के अंधेरे में गाड़ी इस सुनसान इलाके में क्यों मोड़ दी? अरे यार तुम चुप रहो, इधर से हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, आदित्य ने कहा। अभी वह आधा जंगल ही पार कर पाए थे कि कार चलते चलते बंद हो गई। आदित्य ने बहुत कोशिश की पर कार स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने मदद के लिए कई लोगों को फ़ोन लगाने की भी कोशिश की पर जंगल में नेटवर्क कहाँ। फिर उसने छाया से कहा, चलो नीचे उतरो और कार में धक्का लगवाओ, वरना कोई शेर आएगा और हम दोनों को चट कर जाएगा। छाया गुस्से से कहती है, आ रही हूँ, ये जंगल से आने का घटिया आइडिया तुम्हारा ही था। अभी वह दोनों अपनी कार को स्टार्ट करने के लिए धक्का लगा ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने से एक और जोड़ा अपनी कार में धक्का लगाते हुए दिखा। इस पर छाया कहती है, अरे लगता है इनकी भी कार खराब हो गई है। आदित्य उन लोगों से बात करता है तब वो लोग बताते हैं, हमारा नाम नीता और शरद है, हम दोनों पति पत्नी हैं। शॉर्टकट के चक्कर में हम इधर से निकले और अब हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या खराबी आ गई है। अभी वह चारों बातें कर ही रहे थे कि तभी नीता की नज़र एक खूबसूरत सी हवेली नुमा घर पर पड़ती है और वह खुशी से बोल पड़ती है, अरे वह देखो कितना सुंदर घर, और वह भी इस सुनसान जंगल के बीच। सबकी नज़रें जाकर उस घर पर टिक जाती हैं और वह सोचते हैं, जंगल के अंदर इतना सुंदर घर। पर उनके पास और कोई रास्ता न होने के कारण वे सब उस घर की ओर बढ़ जाते हैं। पास जाकर देखते हैं तो वह पूरा घर ऑरेंज कलर से पेंट था। उन्हें कुछ अजीब लगता है पर आदित्य इन सब की परवाह किए बगैर डोरबेल बजा देता है। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लंबी दुबली पतली गोरे रंग की लड़की दरवाज़ा खोलती है। उसने ऑरेंज कलर का गाउन पहन रखा था। दरवाज़ा खोलते ही वह बड़ी कातिल मुस्कुराहट के साथ कहती है, जी कहिए। इस पर आदित्य उसे बताता है कि कैसे उनकी कार ख़राब हो गई, फ़ोन का नेटवर्क भी गायब है और अब उन्हें मदद की ज़रूरत है। लड़की पूरी बात सुनने के बाद कहती है, ये तो होना ही था। इस पर आदित्य कहता है, मतलब क्या है आपके कहने का? लड़की मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं, आप लोग अंदर आ जाइए। चारों अंदर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वह घर अंदर से भी पूरा ऑरेंज कलर से पेंट है। ये देखकर शरद कहता है, लगता है आपको ऑरेंज कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है, वैसे आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। लड़की हंसते हुए कहती है, मेरा नाम मायरा है, मैं 23 साल की हूँ, ये घर मेरा है, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। ऑरेंज कलर मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए आपको यहाँ ऑरेंज कलर ज़्यादा दिख रहा होगा।
वैसे आप लोग क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? मैं तो ऑरेंज जूस पीऊँगी। और यह कहते ही एक भयानक हंसी उस हॉल में गूंजती है। कुछ देर के लिए तो सब डर जाते हैं। फिर छाया ने कहती है, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें सोने के लिए कमरा दिखा दीजिए, फिर सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मायरा हंसकर कहती है, बहुत जल्दी है आप लोगों को यहाँ से जाने की। अभी तो हमने आप लोगों की ठीक से मेहमान नवाजी तक नहीं की है। वैसे हमारे घर में 25 कमरे हैं, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। फिर मायरा उन्हें ऐसे 2 कमरों में ले जाती है जो वाइट कलर के थे। वह कहती है, ये दोनों अगल बगल के कमरे आपके हैं, आप इनमें रेस्ट करिए, और अब मैं भी सोने जाती हूँ। नीता कहती है, ये दोनों कमरे वाइट कलर में क्यों हैं, जबकि पूरा घर तो ऑरेंज है? मायरा कहती है, आप लोग सवाल बहुत करते हैं, रेस्ट कीजिए ना। चलिए अब मैं भी चलती हूँ, गुड नाइट, सो जाइए, रात बहुत हो गई है, 12 बजने वाले हैं, बेहतर होगा कि अब हम 4 बजे के बाद ही मिलें। यह कहकर मायरा चली जाती है। नीता और शरद आदित्य और छाया को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चले जाते हैं। आदित्य अपने कमरे से अटैच वॉशरूम में चला जाता है। छाया अपने बैग से अपना गाउन निकालकर बैग को उस कमरे की अलमारी में रखने लगती है। जैसे ही वह अलमारी खोलती है, उस अलमारी से एक मानव कंकाल निकलकर छाया के ऊपर गिर पड़ता है और ज़ोर से उसका गला पकड़ लेता है। छाया घुटी घुटी आवाज़ में चिल्लाने लगती है। तभी जल्दी से आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है और छाया से कहता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, क्या देख लिया ऐसा तुमने? तभी छाया आंखें खोलती है और देखती है वहाँ कुछ भी नहीं है। वह इसे अपने मन का वहम मानकर चुपचाप बेड पर लेट जाती है और थोड़ी ही देर में सो जाती है। आदित्य मन में सोचता है, अजीब पागल औरत है, कभी भी चिल्लाना शुरू कर देती है जैसे भूत देख लिया हो। फिर आदित्य भी बेड पर जाकर लेट जाता है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह तो बस मायरा के बारे में सोचे जा रहा था। यार, कितनी पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील और गजब की स्मार्ट लड़की है, नाम भी कितना खूबसूरत है, मायरा। और एक ये छाया, गांव की गंवार, जिसे माँ ने मेरे पल्ले बांध दिया। फिर आदित्य ने सोचा, चलो चलकर बाहर देखते हैं, शायद मायरा भी ना सोई हो, दोनों बातें करेंगे। और यह सोचकर वह धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल आता है। थोड़ी ही देर में उसे मायरा उस घर की बालकनी में कुर्सी पर बैठी ऑरेंज जूस पीती दिख जाती है। उसे देखते ही मायरा कहती है, अरे आप, मुझे पता था कि आप ज़रूर आएंगे, नींद नहीं आ रही क्या? इस पर आदित्य शायराना अंदाज में कहता है, अरे आप जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर नींद कैसे आएगी, मैं तो पहली ही नज़र में आपको दिल दे बैठा था। मायरा एक जहरीली हंसी के साथ आदित्य से कहती है, आप भूल रहे हैं मिस्टर आदित्य कि आप शादीशुदा हैं और वो जो कमरे में सो रही है वो आपकी पत्नी है। इस पर आदित्य कहता है, अरे कौन सी पत्नी, वो गांव की गंवार, उससे तो मैं प्यार तक नहीं करता, वो मेरी माँ की पसंद है, उन्होंने ज़बरदस्ती उसे मेरे पल्ले बांध दिया। आप बस शादी के लिए हाँ कर दीजिए, मैं उसे अभी छोड़ दूँगा, मुझे वो पसंद नहीं। मायरा उसकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है और कहती है, कुछ भी हो, पर है तो वो आपकी पत्नी ना, आप उसके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं? आज आप मेरे लिए उसे छोड़ने को तैयार हैं और कल किसी और के लिए आप मुझे छोड़ देंगे। तो मर्द जात ना सब ऐसे ही होते हो, पहले एक जगह शादी करते हो, फिर दूसरी जगह फ्लर्ट करते हो, मतलब धोखे पे धोखा। आदित्य कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, मैं सच में आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस बीच मायरा का चेहरा अजीब सा होता जा रहा था, उसकी आँखों की लालिमा बढ़ती जा रही थी। फिर वह आदित्य का हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से कहती है, चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर आराम से बैठकर हम लोग बातें करेंगे। आदित्य उसके साथ चल देता है और कहता है,
तुम्हारा हाथ कितना ठंडा है, ऐसा लगता है जैसे मैंने लाश को छू लिया हो। उधर दूसरी ओर छाया की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि आदित्य कमरे में नहीं है। वो परेशान हो जाती है और आदित्य को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर आ जाती है, पर उसे आदित्य नहीं दिखता। वो बगल में नीता और शरद के कमरे का दरवाज़ा भी खटखटाती है, पर शायद वो लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोलते। अब तो वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पहले ही गड़बड़ लग रही थी और अब तो आदित्य ही गायब था। वो हिम्मत करके आदित्य को ढूंढना शुरू कर देती है, पर इतने बड़े घर में आदित्य को ढूंढना आसान नहीं था। फिर वह हिम्मत नहीं हारती और आदित्य को ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में उसे कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं जो तहखाने में जाकर उतरती थी। उसने सोचा, कहीं मेरा आदित्य इस तहखाने में तो नहीं। फिर वह डर जाती है, नहीं, तहखाने में नहीं जाऊंगी। पर वह यह सोचकर तहखाने में उतर जाती है, जब मेरा आदित्य ही नहीं रहेगा तो मैं जीकर क्या करूंगी। तहखाने में जाकर वह देखती है, चारों ओर बहुत अंधेरा था, सिर्फ एक लालटेन जल रही थी और उस लालटेन की रोशनी में सफ़ेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत किसी किताब को पढ़ रही थी। छाया उसे देखते ही कहती है, माँ जी। बुढ़िया कहती है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? फिर छाया उन्हें पूरी बात बता देती है और आदित्य का पता पूछती है। तब वह बुढ़िया छाया से कहती है, मैं इस हवेली की मालकिन दमयंती हूँ। मायरा मेरी बेटी है। मायरा एक लड़के से बेहद प्रेम करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। मायरा को ऑरेंज कलर बहुत पसंद था। 2 साल के अफेयर के बाद मायरा को पता चला कि वह लड़का तो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 साल का एक बेटा भी है। बस तब से मायरा को ऐसे लड़कों से नफ़रत हो गई जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं। उनसे बहाने से उस लड़के को घर बुलाकर उसे मार दिया और फिर खुद भी इस हवेली की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। पर आज भी उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती है। यह सब सुनकर छाया ने कहा, पर माँ जी, मायरा ने तो कहा था कि उसके माता पिता विदेश में हैं, पर आप तो यहाँ। तब माँ जी बोली, उसने सही कहा था, उसके माता पिता विदेश में ही हैं। मैं उसकी सौतेली माँ हूँ और रात के समय मैं इसी तहखाने में रहती हूँ, क्योंकि यह तांत्रिक शक्तियों और पूजा पाठ का स्थान है। अब मैं सुबह 4 बजे के बाद ही यहाँ से बाहर निकलूँगी। मेरी मानो तो तुम भी 4 बजे के बाद ही यहाँ से निकलना। वैसे वह और किसी के साथ कुछ नहीं करेगी, बस जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं वो उन्हें माफ़ नहीं करती और उसके अंदर शैतानी ताकत हावी हो जाती है। पता नहीं तुम्हारा आदित्य अब इस दुनिया में होगा भी या नहीं। यह सुनकर छाया और परेशान हो जाती है और वो जल्दी से तहखाने से बाहर निकलकर फिर से आदित्य को ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उसे हवेली के टॉप फ्लोर से मायरा के हंसने की आवाज़ आती है। वो भागते हुए ऊपर जाती है और देखती है एक कमरा जो अंदर से बंद है, उसमें मायरा और आदित्य थे। वो कहती है, मायरा प्लीज़ मेरे पति को छोड़ दो, मायरा प्लीज़ मेरे पति को छोड़ दो। पर उसकी आवाज़ अंदर तक पहुंच ही नहीं रही थी। छाया खिड़की के शीशे से अंदर का नज़ारा देख रही थी। अंदर आदित्य छाया से कह रहा था, तुम्हारे पैर उल्टे क्यों हैं और मुझे इस रोशनी में तुम्हारी परछाई क्यों नहीं दिख रही है। उसके इतना कहते ही मायरा का शरीर अब बदलने लगता है। उसके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, नाखून बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। वो दिखने में बहुत भयानक लगने लगती है। आदित्य उसका यह रूप देखकर डर जाता है और कहता है, मायरा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कौन हो और मेरी मायरा कहाँ है? इस पर वह प्रेतात्मा कहती है, मैं ही मायरा हूँ, पर मैं मायरा की आत्मा हूँ। देखो, मैं दीवार पर भी चल लेती हूँ और छत पर भी। तुम चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते ना। तुम्हारी मौत तुमको इस कमरे तक लाई है। आज इस कमरे में थोड़ी देर बाद तुम्हारी लाश मिलेगी। अरे तुम जैसे लोगों के साथ तो यही होना चाहिए, धोखेबाज। अपनी पत्नी को धोखा देकर मेरे पास आए थे।
फिर मायरा की आत्मा आदित्य के शरीर को हवा में उछाल देती है। उसकी शक्ति से छत का पंखा निकलकर आदित्य के ऊपर गिर जाता है। मायरा अपने पैर की ठोकर से आदित्य के घुटनों की हड्डी तोड़ देती है। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके हाथ का पंजा दूसरी डायरेक्शन में मोड़ देती है। उसके चेहरे पर अपने लंबे नाखूनों से कई बार वार करती है। फिर कहती है, तू तो बड़ी सख्त जान है, मरा नहीं अभी तक। और यह कहकर उसका सीना फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल लेती है। फिर उस खून को अपने चेहरे पर लगाकर ज़ोर ज़ोर से हंसना और नाचना शुरू कर देती है। छाया खिड़की के शीशे से ये सब नज़ारा देख रही होती है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं दम तोड़ देती है। सुबह के 4 बज चुके थे। मायरा की आत्मा जा चुकी थी। कमरे के अंदर आदित्य की और कमरे के बाहर छाया की लाश पड़ी थी। सुबह उठते ही माजी, नीता और शरद जब ये सब देखते हैं तब माजी उन्हें रात की पूरी घटना बताती हैं और शरद और नीता से वहाँ से जाने को कहती हैं और कहती हैं, इस सब के बारे में किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और तुम दोनों को ही हत्यारा समझेंगे। नीता और शरद दोनों माजी को अपनी स्वीकृति देते हैं और खुद की जान बच जाने पर भगवान का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाते हैं। उधर माजी नौकर से दोनों लाशें ठिकाने लगवा कर वापस उस तहखाने में चली जाती। दोस्तों, आज का सवाल है, मायरा की सौतेली माँ का क्या नाम था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।